तो नमस्कार भाई, स्वागत है आप सभी का संभव क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। बेटा अपना जो टॉपिक चल रहा था जलवायु, तो पिछली 2 क्लासों के अंदर अपन ने जलवायु से संबंधित ही जो है बातचीत की थी, और आज अगला जो अपना सेशन है वो भी जलवायु के टॉपिक पे ही रहेगा। तो बेटा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के लाइव सेशन को। और पहला सवाल आप लोगों के सामने मैंने रख दिया है, और मैं एक बार देख लेता हूँ कि कितने विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू सैनी गुड इवनिंग, नमस्कार। बनाजी राजपुताना नमस्कार। शिवराज शर्मा गुड इवनिंग। सुमन जाट गुड इवनिंग, नमस्कार। सुमन वर्मा नमस्कार। जाट सुभाष सामोता, मुकेश गुरु, देवजी राम राम। राम राम भाई, गुड इवनिंग सर। जसवंत नमस्कार भाई। बबीता गुड इवनिंग। गुड्डू शर्मा नमस्कार। प्रीति सैनी गुड इवनिंग, नमस्कार। बनाजी राम राम। प्रियंका बुडानिया राम राम। सुनील राम राम। जाट सुभाष सामोता राम राम। मुकेश जी सर आप मेरे फेवरेट हैं, धन्यवाद भाई। प्रियंका बुडानिया गुड इवनिंग सर, नमस्कार। जाखड़ फैमिली राम राम सर जी, नमस्कार। सुनील सैनी नमस्कार। तो भाई सभी एक बार जुड़ जाए फटाफट। और सवाल तो मैंने आप लोगों के सामने रख ही दिया है, तो देरी ना करते हुए अपने आंसर जो है फटाफट देने शुरू कर दें आप। नमस्कार सभी का स्वागत। बंसा मेघवाल और जाखड़ फैमिली ने सबसे पहले आंसर यहां दिया है, ए। राजस्थान स्टूडेंट गुड इवनिंग। रामजीवन नमस्कार भी, स्वागत है आपका भी। तो जिन्होंने अभी तक बेटा एक बार शेयर नहीं किया वो शेयर जरूर करें यार। आप शेयर तो करते हो नहीं है, शेयर किया करो ताकि सभी को ज्ञान की प्राप्ति हो, है ना। उस ज्ञान तो को अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए इंसान को, उसको जितना हम फैला सके, ज्ञान की धारा जितनी बह सके उतनी ही कम है, ठीक है। तो सभी को ज्ञानवान बनाना है, सभी को कुछ अच्छी अच्छी चीजें सिखानी है अपने को, तो शेयर आप जरूर किया करें। दीपिका सोनी सी बता रही है, राजस्थान स्टूडेंट्स ए बता रहे हैं, गुड्डू शर्मा ए बता रहे हैं, बंसा मेघवाल ए, और जाखड़ फैमिली से आंसर आया ए। कमलेश मीणा राम राम, नमस्कार, स्वागत है आपका कमलेश। तो बेटा देखो सवाल बहुत ही सरल है वैसे तो। व्याख्या करते हैं सवाल की कि मानचित्र पर, किसकी बात कर रहा है, मानचित्र की बात कर रहा है। मानचित्र पर समान तापमान, समान तापमान का मतलब क्या है कि अलग अलग स्थान होंगे मानचित्र पर, और उन अलग अलग स्थानों का तापमान समान होगा वाले स्थानों को प्रदर्शित करने के लिए बनाई गई जो रेखा है उसे क्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो कि ये कोई मानचित्र है, ठीक है बेटा, और ये यहाँ पर अलग अलग स्थान है, जैसे एक ये स्थान है, एक ये स्थान है, एक ये स्थान है, एक ये है, एक ये है, लेकिन इन सभी का तापमान समान है, इन सभी का तापमान समान है। तो तापमान समान होने के बाद उनको मिलाते हुए, जैसे ये स्थान अपन मिला रहे हैं, ऐसे सभी स्थानों का तापमान समान है, इस प्रकार से ये रेखा बन गई, ठीक है। तो समान तापमान वाले जो स्थान है उनको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम कहते हैं आइसोथर्म, ठीक है। क्या कहेंगे, आइसोथर्म कहेंगे। तो इस बात को आप नोट लगाकर याद रख लेना। तो कुछ एक विद्यार्थी हैं जो ए बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं, लगभग विद्यार्थियों ने ए आंसर दिया था, तो चलो कोई बात नहीं। तो आप बेटा आज से आगे आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, बाकी जो ऑप्शन आपके सामने है इस पर भी मैं बात करूंगा, ठीक है। तो लेकिन पहले तो अपन ये बात करते हैं कि समान तापमान वाले जितने भी स्थान हैं मानचित्र के ऊपर, उनको मिलाते हुए अगर कोई रेखा बनाई जाती है तो बेटा उस रेखा को हम कहते हैं आइसोथर्म, ठीक है। समताप रेखा बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, समताप रेखा, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे समताप रेखा। और इसका दूसरा जो नाम है अंग्रेजी के अंदर वो आप रख सकते हो आइसोथर्म। समझ गए होंगे मेरी बात आराम से, ठीक है। तो अगली बात करते हैं, ये जो आइसोबार यहां लिखा है, क्या लिखा है, आइसोबार, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब आपको बताना है समान वायुदाब, समान वायुदाब वाले जो स्थान होते हैं उन समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाते हुए जो रेखा बनती है या बनाई जाती है उसे हम कहते हैं आइसोबार। क्लियर हुई बात, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइसोहेलाइन किसको कहते हैं, आइसोहेलाइन का मतलब होता है बेटा समान लवणता, समान लवणता। लवणता किस में मिलेगी, महासागरों में मिलेगी, ठीक है। तो सभी महासागरों की जो औसत लवणता होती है उसकी भी अपन यहां आपके सामने बात करेंगे अभी, या लवणता किसको कहते हैं इस पर भी अपन बात करेंगे। लेकिन पहले तो ये समझे कि मानचित्र पर
समान लवणता वाले स्थानों को मिलाते हुए जो रेखाएं प्रदर्शित की जाती हैं, बनाई जाती हैं, बेटा उन रेखाओं को आइसोहेलाइन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है बात? अब एक सवाल बनता है यहां पर लवणता को लेकर, तो ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना है। लवणता आपको नमक की बात हम यहां कर रहे हैं, तो लवणता जो है वो हम कहते किसको है? तो एक डेफिनेशन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। सागरीय जल के भार तथा उसमें विद्यमान लवणों की मात्रा के मध्य जो अनुपात होता है उसे लवणता कहा जाता है। ठीक है, फिर बोल रहा हूं, सागरीय जल के भार तथा उसमें उपस्थित लवणों की मात्रा के मध्य अनुपात को लवणता कहा जाता है। ठीक है, सभी महासागरों की औसत लवणता जो होती है वो होती है 35 प्रति 1000 ग्राम। ठीक है, देखो ये जो चिन्ह होता है वो प्रतिशत का होता है, और इसके आगे अगर आप यहां 1 0 और ऐसे लगा देंगे तो इसका मतलब होता है प्रति 1000 ग्राम। तो ये भी सवाल परीक्षा के अंदर काफी बार पूछा जाता है कि लवणता को किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो बेटा ये जो साइन है इसको बोलते हैं प्रति 1000 ग्राम, प्रति 1000 ग्राम। ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप। फिर अगली बात यहां अपन करते हैं जो आइसोहाइट है। आइसोहाइट का मतलब क्या होता है? आइसोहाइट का मतलब होता है समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाते हुए जो रेखा बनती है उसे हम कहते हैं आइसोहाइट। समझ आ रही होगी मेरी बात आराम से आपको? तो देखो यहां आपके सवाल का जो उत्तर था वो था आइसोथर्म। ठीक है, बाकी सारी चीजें मैंने आपको इसके अंदर बताई हैं। और महेश आई नमस्कार, स्वागत है आपका भी। सर आप क्वेश्चन कहां से लेते हैं? बबीता सैनी, मेरा सही है, बहुत बढ़िया, आपका सही है तो धन्यवाद। राजेंद्र कुमार गुड इवनिंग, नमस्कार भाई, स्वागत है आपका भी राजेंद्र। ठीक है बेटा, तो अगले सवाल पे मैं बढ़ता हूं, देखते हैं अपना अगला जो सवाल है वो अपने से क्या कहता है। तो ये अच्छा सवाल था परीक्षा की दृष्टि से, बाकी जो और ऑप्शन थे उनकी भी अपन ने व्याख्या यहां पर की। तो बेटा सभी को आपको इनको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखो, ग्रीष्म ऋतु में कौन सी ऋतु की बात हो रही है? ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु में वायु या रेत के बवंडर की उत्पत्ति किन पवनों से होती है? बहुत ही बढ़िया सवाल है, किन पवनों के कारण होती है? बहुत अच्छा सवाल, बताएं। ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो आपके बबूला बनता है, क्या बनता है? बबूला बनता है। बबूला कह सकते हो आप इसको, बवंडर को क्या कह सकते हो? बवंडर को हम कह सकते हैं बबूला। अपने ग्रामीण भाषा में इसको बबूला ही बोलते हैं, है ना? और वैसे अपन इसको भूगोल की भाषा की बात करें तो बवंडर का नाम दे सकते हैं। पवन कुमार मेरा भी सही है, बहुत बढ़िया पवन। मुकेश गुज्जर दूसरे का आंसर बता रहे हैं सी। मरुद्रा सुनील सी बता रहे हैं, पवन कुमार सी बता रहे हैं, सुमन जाट सी बता रही हैं, सोनू सैनी सी बता रही है, संतोष सी बता रही हैं, बनाजी राजपुताना सी, कविता सी बता रही हैं, जाट सुभाष सामुता सी, सुमन वर्मा सी, महेश साई, कमलेश मीणा राजस्थानी स्टूडेंट्स, बंसा मेघवाल ए बता रही हैं, बाकी विद्यार्थी सी बता रहे हैं, संगीता बयाल सी बता रही हैं, सूरज सी बता रहे हैं, प्रियंका बुडानिया सी बता रही हैं, मुकेश गुज्जर सी बता रहे हैं, सी राइट, संवहनीय है, दीपिका सोनी बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है, जसवंत गिला सी बता रहे हैं, गुड्डू शर्मा सी बता रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बबीता सी बता रही हैं, ठीक है, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही उत्तर का यहाँ चुनाव किया है बेटा, बहुत बढ़िया। सी आपके इस सवाल का आंसर है, ठीक है। देखो सवाल क्या था, ग्रीष्म ऋतु में वायु या रेत के जो बवंडर बनते हैं उनकी उत्पत्ति पूछा है कि कौन सी पवनों से होती है, या जिन पवनों से होती है उनको क्या कहते हैं, तो उनका नाम होगा संवहनीय पवन। ध्यान में रखना, परीक्षा के अंदर कई बार ये वायु या रेत के बवंडर शब्द नहीं लिखता है और डायरेक्ट आपसे सवाल पूछता है कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान बनने वाले वायु के जो चक्रवात होते हैं या वायु के जो भगुड़ा होते हैं भगुड़ा बनते हैं वो किन पवनों से बनते हैं, तो आपका आंसर वहां होना चाहिए संवहनीय समीर या संवहनीय पवन, ठीक है। तो लगभग जो विद्यार्थी हैं उन्होंने सी आंसर बताया था, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप सभी को। लेकिन अब अपनी अगली जो बात है यहाँ पर हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एक बार, क्योंकि अगले जो सवाल है वो इसी संवहनीय पवन को लेकर कैसे पूछ सकता है, इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है आपसे, क्या पूछ सकता है, परिभाषा। तो बात समझे, ये आपका धरातल है, ये क्या है, धरातल है, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु की बात अपन कर रहे हैं, कौन सी ऋतु की, ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु के दौरान तापमान तो ज्यादा होगा, इतनी बात तो आप साधारण रूप से समझते ही हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान जब ज्यादा होता है तो पवनें गर्म और हल्की हो जाती हैं,
पवनें गर्म और हल्की हो जाती हैं तथा धरातल से सीधे ऊपर की ओर, धरातल से सीधे ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप में, यह शब्द समझना, ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना, क्योंकि परीक्षा जब होगी या परीक्षा में सवाल जब आएगा तो यह शब्द आपको लिखा हुआ मिलेगा, ऊर्ध्वाधर, या इसको आप बोल सकते हो लंबवत। ठीक है बेटा, यह बात ध्यान रखना, क्योंकि परीक्षा जब होगी अपनी तो वहां पर आपको यही शब्द मिलेंगे, या तो ऊर्ध्वाधर शब्द मिलेगा या क्या मिलेगा, लंबवत। तो ग्रीष्म ऋतु के दौरान जब तापमान की अधिकता रहती है तो पवनें गर्म होकर हल्की हो जाती है और धरातल से सीधे ऊपर की ओर चलना शुरू कर देती है ऊर्ध्वाधर रूप में या लंबवत रूप में। इन्हीं पवनों को क्या कहते हैं, इन्हीं पवनों को कहा जाता है आपकी संवहनीय पवन। और जब ये पवनें धरातल से सीधे ऊपर उठती हैं तो मिट्टी जो होती है हल्की, उसको अपने साथ उड़ाकर ऊपर ले जाती हैं और उसी से फिर निर्माण होता है किसका, भभूलिया का, या वायु के क्या बनते हैं, बवंडर बन जाते हैं। ठीक है, दिन के समय जल समीर। ठीक है, राजस्थान में 30 मार्च को भगोड़िया आया था, वही क्या सर, बिल्कुल बनाजी राजपुताना, आप समझ गए हैं, बहुत बढ़िया। दीपिका सोनी बताया था सर आपने, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। देखो एक सवाल और यहां आपसे डिस्कस करेंगे क्योंकि वो भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्या है, आपसे एक सवाल पूछता है परीक्षा में, सवाल लिख रहा हूं मैं, आराम से ध्यान समझना। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में किन पवनों के कारण, किन पवनों के कारण, किन पवनों के कारण वर्ष भर वर्षा होती है, वर्ष भर वर्षा होती है। बेटा ये भी एक सवाल परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि आपके जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में किन पवनों के कारण जो है आपकी वर्ष भर वर्षा रहती है, तो वहां पर भी आपको जो आंसर बताना है इसका, वो आपको लिखना है संवहनीय पवन। कौन सी पवन होगी, संवहनीय। ठीक है, तो ये सवाल भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ आई होगी इतनी बात आराम से। इसके बाद अपन अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं अपने से क्या पूछता है। देखिए अगला सवाल पढ़े आराम से और बताएं इसका उत्तर क्या होगा। सवाल आपका बहुत सरल है, पवनों की क्षैतिज गति। देखो ये अच्छा सवाल है यहां से जो आपसे पूछ रहा है, अब किस पर निर्भर करती है, क्षैतिज गति किस पर निर्भर करती है। देखो बेटा पवनें दो प्रकार से चलती हैं, पवनें दो प्रकार से चलती है। कैसे चलती है सर, देखो मेरी बात समझो ध्यान से। एक तो पवनें जो है आपके धरातल के क्षैतिज रूप में, जैसे मान लो ये धरातल है, ठीक है, ये आपका धरातल है। ठीक, जब पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करेंगी, ठीक है, तो ये जो पवनें चलेंगी वो इस प्रकार से चलेंगी, यूं ऐसे चलती हैं, जो धरातल के समांतर यानी क्षैतिज रूप के अंदर, इस प्रकार से। ठीक है, तो यह जो हवाएं हैं वो हमेशा उच्च वायुदाब से किसकी ओर चलती हैं, निम्न वायुदाब के क्षेत्रों की ओर। कभी भी हवाएं निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर नहीं चलती हैं, क्योंकि जहां निम्न वायुदाब होता है वहां पवनें होती ही नहीं है। ठीक है, वहां की पवन कहां चली जाएगी, ऊपर, संवहनीय पवनों के रूप में, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब बात समझे, तो ये तो जो पवनें चल रही हैं ये इनका कैसा रूप है, क्षैतिज रूप है। कैसा रूप है, क्षैतिज। यहां जो हवाएं चल रही है वो क्षैतिज रूप में चल रही हैं। लेकिन जब कभी हवाएं, जैसे मान लो ये आपका धरातल है, ठीक है, जब कभी हवाएं धरातल से ऊपर की ओर लंबवत रूप में चलती हैं, कैसे रूप में चलती हैं, लंबवत, तो बेटा उनको तो आपने क्या कहा है, संवहनीय पवन कहा है। क्या कहा है, संवहनीय पवन। ठीक है, और ये कैसे रूप में चल रही है, ऊर्ध्वाधर। शब्द भी मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, अब यहां देखो कि ये पवनें क्षैतिज रूप में थोड़ी चल रही हैं, ये पवनें लंबवत रूप में चल रही हैं। कैसी चल रही है, लंबवत, यानी धरातल से सीधे ऊपर की ओर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रूप में या लंबवत रूप में। लेकिन यहां देखो पवनें जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जब चलती है, यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, तो पवनें हमेशा कैसे रूप में गति करती है, क्षैतिज रूप में गति करती है। देखो ये शब्द रहा यहां, क्षैतिज गति किस पर निर्भर करती है, तो अब आप यहां से देखकर आराम से मेरे को आंसर बता सकते हैं। और अब मैं आपके आंसर एक बार देख लेता हूं। राजस्थान स्टूडेंट्स डी बता रहे हैं, बबीता ए बता रही हैं, मुकेश गुज्जर ए बता रहे हैं। गुड इवनिंग सर, आज लेट हो गई, कोई बात नहीं। धर्मराज
जाट सुभाष सामोता ए बता रहे हैं, कमलेश ए बता रहे हैं, कविता डी बता रही हैं, और प्रियंका ए बता रही हैं, दीपिका ए बता रही हैं, गुड्डू शर्मा ए बता रहे हैं, बंसा मेघवाल सी बता रही हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यहां देखो आप एक बार समझें, समुद्र से दूरी कैसे आपको क्षैतिज पवनों के बारे में बताएगी, समुद्र से दूरी कैसे करेगी उसको, और समुद्र से निकटता भी उसको प्रभावित नहीं कर सकती, तो भूमध्य रेखा से दूरी भी उसको प्रभावित नहीं कर सकती। वायुदाब में अंतर होगा, किसके अंतर होगा, वायुदाब में। ठीक है, तो यहां जो आपके सवाल का आंसर है वो आपको मिलेगा वायुदाब में अंतर, क्योंकि उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब दोनों के दो स्थान है वायुदाब के। एक तो उच्च वायुदाब का क्षेत्र है जहां मान लो वायुदाब 1000 मिलीबार हम एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में मान लें, और दूसरा जो स्थान है लो प्रेशर का, वहां का वायुदाब मान लो 990 मिलीबार है। ठीक है, तो वायुदाब में अंतर है, तभी तो हवाएं चल रही हैं, तभी तो उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब बढ़ेगा। ठीक है, और तभी हवाएं उच्च वायुदाब से किसकी ओर चलेंगी, निम्न वायुदाब की ओर। तो यहां आपके इस सवाल का जो आंसर है वो है वायुदाब में अंतर। सर आपने हमें मरुद्रा कोचिंग में SSGD के बैच में बताया था सर वायुदाब में अंतर। बहुत बढ़िया बनाजी राजपूताना, ठीक है बेटा, धन्यवाद आपको। ठीक है, तो विद्यार्थियों समझ गए होंगे आप मेरी बात आराम से। जिन्होंने मान लो गलती से कोई आंसर दूसरा आपके चला गया तो इस व्याख्या के बाद आप आराम से उसको समझ गए होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की ओर। हमारा आज की कक्षा का अगला सवाल देखें, दाब प्रवणता की दिशा क्या होती है। किसकी दिशा पूछ रहा है, दाब प्रवणता। तो पहले तो सर हमें यह बताओ कि दाब प्रवणता क्या होती है। पहले तो क्या बताओ सर, दाब प्रवणता क्या होती है, क्योंकि हमारे लिए नया शब्द है। क्या है, नया शब्द है। और कुछ एक विद्यार्थी मेरे ऐसे होंगे जो शायद पहले से इसको जानते होंगे कि दाब प्रवणता क्या होती है, और जो नहीं जानता उसे बताने का मेरा पूरा फर्ज बनता है। तो मैं पहले तो दाब प्रवणता शब्द की व्याख्या करूंगा कि दाब प्रवणता मीन्स क्या होता है, उसके बाद आप अपने आप ही दिशा बता दोगे यहां उसके अंदर देखते ही। ठीक है, तो जिसको उत्तर नहीं आ रहा है वो उत्तर देने की कोशिश ना करे, गलत नहीं बताए। ठीक है, और जिसका आ रहा है वो अपना आंसर दे सकता है। जैसे प्रियंका बुडानिया, कमलेश मीणा, राजेंद्र कुमार, इन्होंने आंसर दिया है और सी बता रहे हैं, जो बिल्कुल सही बता रहे हैं। गुड्डू शर्मा, कमलेश मीणा, बहुत बढ़िया बेटा, धन्यवाद आप सभी को। बंसा मेघवाल, दीपिका, कमलेश, गुड्डू, पवन कुमार, मुकेश गुज्जर, मरुद्रा सुनील, पवन कुमार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुमन वर्मा, ठीक है। सोनू सैनी, ठीक है ठीक है। राजस्थानी स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखो अब अपन बात करते हैं पहले दाब प्रवणता की। किसकी बात कर देंगे, दाब प्रवणता की बात करेंगे कि दाब प्रवणता मीन्स क्या होता है। बहुत ही सरल परिभाषा है, बहुत ही सरल परिभाषा है, समझो आप। तो मान लो ये आपका धरातल है, ये आपका धरातल है। इस धरातल से समान ऊंचाई के दो स्थान हैं। धरातल से समान ऊंचाई मतलब इसकी जो ऊंचाई है वो मान लो 1200 मीटर है। कितने मीटर है, 1200 मीटर, और इसकी ऊंचाई भी 1200 मीटर है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, अपन बात कर रहे हैं यहां पर, मैं आपको कह रहा हूं कि ये आपका धरातल है। ठीक है, धरातल से समान ऊंचाई के ये दो स्थान हैं, समान ऊंचाई है इनकी धरातल से। ठीक है, और समान ऊंचाई होने के बावजूद इन दोनों स्थानों का वायुदाब, इन दोनों स्थानों का वायुदाब एक होना चाहिए ना। क्योंकि देखो अपन पढ़ते हैं कि सामान्यतः धरातल से 180 मीटर की ऊंचाई पर 180 मीटर की ऊंचाई पर 3.4 मिलीबार की दर से वायुदाब में कमी आती है। वायुदाब में कमी, ध्यान से सुनना, मैं जो बोलने जा रहा हूं हर एक बिंदु को ध्यान से सुनना। क्या बोला मैंने कि धरातल से 180 मीटर की ऊंचाई पर 3.4 मिलीबार की दर से वायुदाब में कमी आती है। इसका मतलब एक बात बताओ, ये भी 1200 मीटर ऊंचा है और ये भी 1200 मीटर ऊंचा है, तो वायुदाब तो समान रूप से ही कम होगा ना। इतनी बात आप समझ गए। लेकिन फिर भी इन दोनों स्थानों के वायुदाब में अंतर आ जाए। क्या आ जाए, अंतर आ जाए। अंतर किस में, वायुदाब में। तो यहां वायुदाब में क्या मिले, अंतर मिले, उस अंतर को ही कहते हैं दाब प्रवणता। क्या कहते हैं भाई, दाब प्रवणता के नाम से उसको जानेंगे, दाब प्रवणता। जो विद्यार्थी कमजोर है, एक बार में नहीं समझ पाया,
उसके लिए मैं एक बार फिर व्याख्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना, क्योंकि मान लो आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आप उसको समझ नहीं पाओगे सही। समझो, धरातल से समान ऊंचाई के दो स्थान हैं, दोनों की ऊंचाई 1200 मीटर है। क्लियर बात? ठीक है। तो एक बात बताओ, जब आप धरातल से ऊपर जाओगे तो समान रूप से ही वायुदाब कम होना चाहिए ना, क्योंकि ऊंचाई भी समान है। ठीक है। तो हमने एक बात यहां पर की व्याख्या के रूप में कि 180 मीटर की ऊंचाई पर 3.4 मिलीबार की दर से वायुदाब में कमी आती है। ठीक है। तो ये तो क्लियर बात, तो दोनों स्थानों की ऊंचाई जो समान है तो वायुदाब भी समान रूप से कम होगा, लेकिन समान रूप से कम नहीं होता, इन दोनों स्थानों के वायुदाब के अंतर मिलता है। क्या मिलता है? अंतर मिलता है। देखो ये लिखा, क्या लिखा है? अंतर मिलता है। उस अंतर को ही क्या कहते हैं? दाब प्रवणता कहते हैं। मतलब एक स्थान पर वायुदाब मान लो मिल गया 80 मिलीबार और दूसरे स्थान पर वायुदाब मिल गया मान लो 79 मिलीबार, 1 मिलीबार ही काफी है अंतर। तो बताओ, ये 80 ज्यादा है, इसका मतलब यहां हाई प्रेशर बन जाएगा, और ये 79 कम है, इसका मतलब यहां पर लो प्रेशर बन जाएगा। तो ये हाई प्रेशर का क्षेत्र और ये लो प्रेशर का क्षेत्र। तो बताओ, हवाएं जो है वो हाई प्रेशर से किसकी ओर चलेंगी? लो प्रेशर की ओर। और हाई प्रेशर से लो प्रेशर, अब इसमें देखो कहां लिखा है, हाई प्रेशर का मतलब उच्च वायुदाब और लो प्रेशर का मतलब निम्न वायुदाब। तो हवाओं की जो दिशा है वो आपकी हो जाएगी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। ठीक है, समझ गए होंगे मेरी बात? समझ में आया तो आराम से आप इसको लाइक कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं लेक्चर को। फटाफट करके बताओ, समझ में आया या नहीं आया? लाइक, कमेंट्स, थंबनेल जो भी आप देना चाहो फटाफट देकर बताओ, ताकि मेरे को ये लग जाए कि हाँ विद्यार्थियों के समझ में तो आ रहा है। जल्दी। बाकी उत्तर काफी विद्यार्थियों ने बताया, बहुत बढ़िया। फटाफट कमेंट करके बताएं कि ये बात जो हमने यहां सीखी दाब प्रवणता को लेकर, ये आपके समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ गया मैं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है। ठीक है बेटा, तो अगले सवाल पर चलते हैं अब, क्योंकि आपने ये तो सीख ही लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने रख दिया है। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद कि आप बड़े ही उत्साह और मन लगाकर अपनी तैयारी के अंदर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो बेटा मेहनत करेंगे ना तो हम लाइफ के अंदर, जीवन के अंदर हर चीज आप हासिल कर सकते हो, ये मैं कई बार बोलता हूं। और आज तो आपको एक अच्छी चीज सुनाएंगे। मेरा मन था कि आज विद्यार्थियों को ये बात कही जाए। सुनाते हैं आपको वो बात, क्या है। इतने आप अपने सवाल का आंसर बता सकते हैं क्या होगा। और सुनना मेरी बात, मैं भी कुछ बोलने जा रहा हूं आपसे। बोल तो देख के रहा हूं, लेकिन अच्छी बात है। किसी ने कहा कि लौट आएंगी खुशियां, लौट आएंगी खुशियां, अभी कुछ गमों का शोर है। लौट आएंगी खुशियां, अभी कुछ गमों का शोर है। जरा संभल कर रहो मेरे अजीजों, जरा संभल कर रहो मेरे अजीजों, अब फिर से इम्तिहान का दौर है। खैरियत से हूं मैं मेरे शहर में, खैरियत से हूं मैं मेरे शहर में, तुम अपने शहर में अपनी हिफाजत रखना, तुम अपने शहर में अपनी हिफाजत रखना। किसी का हाथ छूना नहीं है, किसी का हाथ छूना नहीं है, पर किसी का साथ भी नहीं छोड़ना है। कैसा लगा बता सकते हो आराम से मेरे को। और अब मैं चलता हूं कहां पर, सवाल पर। आप लोगों ने आंसर्स दे दिए हैं, बहुत बढ़िया। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून किसकी बात कर रहे हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून का उत्पत्ति स्थल पूछा गया। क्या पूछा है? उत्पत्ति स्थल कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहां से उत्पन्न होता है। तो ये तो आपके लिए बहुत सरल सवाल है, क्योंकि पिछले सवालों के अंदर हमने इसकी विस्तार से क्या कर दी थी, व्याख्या कर दी थी। ठीक है, तो बच्चों को जो बोली गई लाइन है बहुत ही अच्छी लग रही है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। तो बेटा इस सवाल का जो आंसर है वो है आपका मेडागास्कर द्वीप। और मेडागास्कर द्वीप कहाँ है? ये है आपके हिंद महासागर में। कहाँ है? हिंद महासागर में है। ठीक है, तो ये बात आप सभी लोग जानते होंगे, तभी आपने मेडागास्कर जो आंसर है वो बता दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सभी को अच्छा लगा, धन्यवाद। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, तो देखो उससे पहले अगले सवाल पर चलें
तो मैं आपको यहाँ कुछ और जो सवाल है उस पर भी डिस्कस करने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। क्या बता रहे हैं सर, ध्यान से समझो। एक सवाल आता है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, और विद्यार्थी हमेशा इस सवाल को लेकर कंफ्यूज रहता है, ठीक है। काफी बार आप नाम लेते हो बंगाल की खाड़ी और काफी बार नाम लेते हो मैक्सिको की खाड़ी, दोनों में अंतर क्या है उसकी बात मैं यहां आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि विद्यार्थी हमेशा इस सवाल को लेकर कंफ्यूजन में रहता है। देखो, जब आपसे सवाल पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी बे, विश्व की सबसे बड़ी बे पूछे, क्या पूछे, बे पूछे, ठीक है ना, तो आपको आंसर देना है बंगाल खाड़ी। लेकिन विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी पूछे, सबसे बड़ी खाड़ी पूछ रहा है आपसे परीक्षा के अंदर जो है सवाल, तो वहां आपको आंसर देना है मैक्सिको, ठीक है। मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी उत्तर अमेरिका में आती है। इस मैक्सिको की खाड़ी पर दो प्रसिद्ध चक्रवात आते हैं और बहुत बार परीक्षा में चर्चा में रहते हैं। कौन से चक्रवात आते हैं, एक तो हरिकेन और एक टार्नेडो, हरिकेन व टार्नेडो चक्रवात, हरिकेन व टार्नेडो चक्रवात आते हैं, ठीक है बेटा। ये अच्छा सवाल है, ध्यान में रखना आप इसको, ठीक है। तो देखो, विश्व की सबसे बड़ी बे पूछे आपसे, तब तो आपका आंसर होना चाहिए बंगाल खाड़ी, ठीक है, ओके। और अगर आपसे सवाल पूछ रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, तब वहां आपका आंसर होना चाहिए मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। मैक्सिको की खाड़ी उत्तर अमेरिका में है और यहां पर एक तो हरिकेन और एक नाम है टार्नेडो नामक जो चक्रवात है वो आते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अब बात करते हैं एक इस जावा द्वीप को लेकर। जावा द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सवाल बार बार परीक्षा में आता है। तो सवाल क्या होगा, विश्व में सर्वाधिक सघन बसा द्वीप, जब भी आपसे पूछे कि बताओ भाई विश्व में सर्वाधिक सघन बसा हुआ द्वीप कौन सा है, मतलब वहां पर जनसंख्या का बसाव उस द्वीप पर विश्व में सबसे ज्यादा है, वो द्वीप विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या बसाव या जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है, तो वहां आपका आंसर होना चाहिए जावा द्वीप, ठीक है। जावा द्वीप कहां है, जावा द्वीप है बेटा इंडोनेशिया में। कहां पर है, इंडोनेशिया के अंदर है। इसी जावा द्वीप को चींटियों का टीला कहा जाता है, चींटियों का टीला कहते हैं, ठीक है। जनसंख्या बसाव ज्यादा है ना, इसलिए इसको चींटियों का टीला भी कहा जाता है। कौन से द्वीप को, जावा द्वीप को। तो यह भी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक बात और यहां करेंगे, ये जो सुमात्रा द्वीप है ये भी आपके कहां पर है, इंडोनेशिया में है। कहां पर है, इंडोनेशिया में, ठीक है बेटा। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि सुमात्रा द्वीप कहां है, सुमात्रा द्वीप भी कहां पर है, आपके इंडोनेशिया में है, ठीक है। तो यहां अपन ने बात की कुछ और द्वीप जो है उनको लेकर। और एक तो आप जानते ही होंगे कि ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होता है, ग्रीनलैंड होता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो अगला सवाल, हिंद महासागरीय उच्च वायुदाब की पवनें कितने डिग्री देशांतरों के मध्य भूमध्य रेखा को पार करती हैं। ये बहुत बढ़िया सवाल है भाई, और आपको आना चाहिए ये सवाल। तो फटाफट बताएं बेटा इसका उत्तर क्या होगा। जल्दी करो यार, समय अपने पास कम है और सवाल अपने पास बहुत ज्यादा है, तो फटाफट आंसर आप लोग दिया करें, फटाफट तुरंत बताओ कितने डिग्री देशांतर के मध्य। ऑप्शन आपके पास में है 40-60 डिग्री पूर्वी देशांतर, 40 से 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर, या फिर 50 से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, या फिर 20 से 40 डिग्री पूर्वी देशांतर। बताओ क्या इसका उत्तर होगा। बबीता ने यहां सबसे पहले आंसर दिया, बी बता रही हैं 40 से 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर। सोनू बी बता रहे हैं, पवन बी बता रहे हैं, कमलेश मीणा भी बी बता रहे हैं, ठीक है। गुड्डू शर्मा बी बता रहे हैं, कविता बी बता रही हैं, संतोष बी बता रही हैं, जसवंत गीला ये बी बता रहे हैं, नितेश बी बता रहे हैं, सपना वर्मा बी बता रही हैं, ठीक है। देखते हैं आप कितने एक विद्यार्थी सही बता पाते हैं, देखें।
तो लगभग सबने बी ऑप्शन यहां रखा और सबका ही गलत है। सबका ही क्या है? गलत है। कैसे गलत है? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। पहले तो मेरे को एक बात ये बताओ, आपने बी कैसे किया, क्यों किया बी, जब यहां पश्चिम लिखा है? इसको नहीं देखा आपने? जब यहां पश्चिम लिखा है तो भारत पश्चिमी देशांतर में आता है क्या? पहले तो यार वो दिमाग लगाओ थे हैं कि आपने सबने बी लिख दिया, किसी एक आधे ने भी उसको बदला नहीं है, सबने बी जो है आंसर यहां रख दिया। एक बात बताओ, भारत पश्चिमी देशांतर में आता है क्या? नहीं आता ना। कौन से देशांतरों में आता है? पूर्वी देशांतरों में। ठीक है, मेरी बात सुनो। अरे ये 0 डिग्री देशांतर की रेखा है। 0 डिग्री देशांतर का मतलब होता है अगर आप इसके पूर्व में आओगे ना इस तरफ तो पूर्वी देशांतर आते हैं। आपको पता है भारत कितने डिग्री से शुरू होता है? भारत का देशांतरी विस्तार पता है? भूल गए? 68 डिग्री 07 मिनट ईस्ट लिखते हैं अपन। क्या लिखते हैं? ईस्ट। पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। लिखते हो नहीं लिखते? ये जब आप यहां पूर्वी लिख रहे हो तो पश्चिम का आंसर आपने कैसे चुन लिया भाई? है ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो गई। मेरा तो जो काम है ना वो आपको बेटा सिखाना है, और आप गलती कहां करते हो वो मेरा काम है आपको बताना। ठीक है, देखो यहां केवल इतना ही अंतर था, ये पूर्वी है और ये पश्चिमी है, तो आंसर तो यहां पर ये होगा 40 से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है पवन कुमार, ए करेक्ट है बिल्कुल। तो अब लगभग सब विद्यार्थियों ने ए आंसर बदल दिया अपना, पहले बी रखा था और अब क्या रखा है? ए रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, संतुष्ट हैं हम आपके जवाब से। ठीक है, चलो देखो यहां देखो, आपको पता है कि भारत के दक्षिण में भूमध्य रेखा, उसके दक्षिण में जो महासागर है उसका नाम हिंद महासागर है, और उस हिंद महासागर के अंदर एक द्वीप है, द्वीप का नाम है मेडागास्कर। ये तो आप जानते ही हैं सभी। तो मेडागास्कर से उच्च वायुदाब की पवनें आती हैं, ऐसे इस भूमध्य रेखा को क्रॉस करती हैं। तो वो कितने डिग्री देशांतरों के बीच में? 40 से 60 डिग्री क्रॉस करेंगी, तभी वो तो इस तरफ मुड़ेंगी। ठीक है, अगर पश्चिमी देशांतरों में क्रॉस करती बताओ तो पश्चिमी देशांतर तो अफ्रीका में चले जाओगे आप, वहां जाकर थोड़ी अपने को बारिश करानी है। अपने इंडिया में वैसे ही बारिश कम होती है, यहां कराओ यार, है ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो तो अब आप समझ गए होंगे मेरी बात, कितने डिग्री देशांतरों में? 40 से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये आपके इस सवाल का आंसर होगा। तो पहला जो ऑप्शन है वही इसका आंसर है, ए। ठीक है, समझ गए होंगे सारे विद्यार्थी? ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आपसे गलती जो होती है ना वो इंसान से ही होती है, कोई बात नहीं, इसका मुझे कोई वो नहीं है कि आपने गलत क्यों बताया, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल पर। देखो अगला सवाल, भारत की औसत वार्षिक वर्षा पूछिए आपसे। भारत की औसत वार्षिक वर्षा, ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, 112 से 120, 100 से 150, 75 से 100, 50 से 75। तो भारत की औसत वार्षिक वर्षा आप लोगों को बतानी है। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, व्हाट्सएप स्टेटस नहीं लगाया, लगाओ यार। आप लगाते क्यों नहीं, मेरे ये समझ में नहीं आता है। कंपटीशन कुछ नहीं बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, लोगों को ज्ञान होगा। ठीक है, तो आपको ये करना चाहिए भाई। हम भी तो ये निःशुल्क ज्ञान आप लोगों को बांट रहे हैं, अगर मैं भी ये सोचने लगा हूं कि मैं निःशुल्क पढ़ा रहा हूं, मेरे को पैसा मिलना चाहिए, ठीक है, तो फिर तो हो गया काम। तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा, प्रत्येक विद्यार्थी जो अभी लाइव है मेरे सामने, वो सभी स्क्रीनशॉट लो और उस स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ, सभी के सभी। उसको शेयर करो आप व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, जहां भी आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, आपके उत्तर को देखते हैं हम। तो लगभग जो विद्यार्थी यहां पर आंसर दे रहे हैं, गुड्डू, पवन, सोनू, सूरज, सुमन जाट, संतोष सैनी, नितेश, रामजीवन, जशवंत, सुनील, दीपिका, दीपिका भी बता रही हैं। बाकी सभी विद्यार्थियों ने ए आंसर दिया, बहुत बढ़िया। प्रियंका बुडानिया ए, ठीक है, समझ गया। आप सभी सही आंसर पर पहुंच गए हैं। 112 से 120 सेंटीमीटर भारत की क्या है? औसत वार्षिक वर्षा है। ठीक है, तो भारत की औसत वार्षिक वर्षा जब भी आपसे पूछा जाए बेटा 112 से 120 सेंटीमीटर आपको बताना है। ठीक है, तो जी सर जी, ठीक है। तो बेटा आपको सभी को इस क्लास को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी जो है वो फायदा उठा सके, लाभ उठा सके। सर रोज लगाते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। फेसबुक पर भी आप इसको शेयर जरूर किया करें,
ठीक है बेटा, जरूर करेंगे। ठीक है बंसा मेघवाल, धन्यवाद बेटा आपको। ठीक है, बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की ओर। तो ये तो आपको समझ गया, सरल ही सवाल था, ज़्यादा इसकी कुछ विशेष व्याख्या नहीं है। फैक्ट सवाल था कि भारत की औसत वार्षिक वर्षा बताओ, तो 112 से 120 सेंटीमीटर आपको बता देना। जाट सुभाष सामोता कह रहे हैं 124 सेंटीमीटर है, नहीं है बेटा 124 सेंटीमीटर। सामोता जी आप थोड़ा सा ध्यान दें बेटा। ठीक है, यहाँ आपको जो भी पॉइंट बताया जा रहा है वो 100% शुद्ध है, 24 कैरेट है। वो क्या है? 24 कैरेट है, शुद्ध सोना यहाँ आपको मिल रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, तो आपको ये विश्वास रखना पड़ेगा कि सर जो हमें बता रहे हैं वो बिल्कुल सनातन सत्य है और हमें यही याद रखना है। ठीक है सुबह सामोता जी, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तो बेटा बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, देखें सवाल देखो आपका अगला जो सवाल है कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, कौन सी पर्वत श्रेणी? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में पूर्वी व पश्चिमी, पूर्वी व पश्चिमी ढाल, ढाल समझते हो ना, जैसे मान लो ये कोई पर्वत श्रेणी है, जैसे मेरा हाथ है, ठीक है, तो पश्चिमी घाट तो ऐसे ही होगा ना, तो ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है भारत के अंदर। ठीक है, ये इसका पश्चिमी ढाल है और ये इसका पूर्वी ढाल है। तो पश्चिमी और पूर्वी ढाल की जो वनस्पति है उसके अंदर क्या मिलता है? अंतर मिलता है। उस अंतर का कारण क्या है? विजेंद्र जरूर, ठीक है, सुमन जाट जरूर, ठीक है, धन्यवाद भैया आप सभी को। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। बताओ अगला जो सवाल है आपके सामने रख दिया है मैंने, इसका आंसर जो है वो आपको बताना है कि जैसे मान लो ये आपका भारत है, ये वाला, ठीक है, और अगर मैं पश्चिमी घाट की बात करूं तो ये सारा का सारा यहां पर आपके पश्चिमी घाट है। ये सारा क्या है? यहां पर पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है। ठीक है, सारी की सारी इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं। अब सवाल हमारा क्या है वो आपके सामने है ही कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी जो है उसके पूर्वी व पश्चिमी ढाल की जो वनस्पति है उसमें अंतर मिलता है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के पूर्वी व पश्चिमी ढाल के अंदर अंतर मिलता है। उस अंतर का कारण क्या है? आंसर देखते हैं आप सभी लोगों के। रैन, बहुत बढ़िया। जसवंत बी, बबीता बी बता रही हैं, सूरज बी बता रहे हैं और बी बता रहे हैं, दीपिका बी बता रही हैं, सुमन बी बता रही हैं, प्रियंका बी बता रही हैं, गुड्डू शर्मा बी बता रहे हैं, पूनम, पवन, बबीता, कविता। ठीक है, कविता जो है ना, कविता गराटी, ये इन्होंने आंसर दिया है डी। एक पवन कुमार वो भी डी बता रहे हैं। बाकी जो विद्यार्थी हैं वो लगभग बी इसका आंसर रख रहे हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कविता और पवन कुमार आप दोनों ही बेटा थोड़ा सा यहाँ पर समझे मेरी बात। ये वर्षा के कारण होता है। किसके कारण होगा? वर्षा के कारण ऐसा होता है। ठीक है, क्यों? तो अब मेरी आप बात समझे। देखो मैंने आपको वैसे पहले तो एक बार बहुत पहले बताया होगा क्या होता है। जैसे मान लो मेरा ये जो हाथ है, ऐसे समझो आप इसको, क्योंकि मानसून तो इधर से आएगा ना, मानसून की दिशा तो यही है ना, वर्षा, दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, उसकी दिशा तो यही है ना भारत के अंदर। ठीक है, इसी दिशा से तो आता है दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, समझ गए। तो अब मेरा हाथ जो है वो पश्चिमी घाट है। मेरा हाथ क्या है? पश्चिमी घाट। ध्यान से समझो, जिसने बता दिया बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं समझ गया कि लगभग विद्यार्थियों ने सही आंसर दिया। जो नहीं समझ रहा उसको समझाने की यहाँ पर आवश्यकता है। बात समझो मेरी। ये पश्चिमी घाट है, इधर से मानसून आ रहा है, तो मानसूनी पवनें सबसे पहले इस पश्चिमी घाट के इस भाग से टकराएंगी तो बेटा इधर वर्षा करेंगी। क्या करेंगी? वर्षा करेंगी। वर्षा जब हो गई तो पवनें हल्की हो जाएंगी। हल्की होंगी पवनें तो इस पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं उनको पार करके इधर उतरती हैं, इसके दूसरे ढाल पर उतरेंगी। तो इधर जो ढाल है वो पश्चिमी ढाल है, इधर जो ढाल है वो पूर्वी ढाल है। तो जैसे ही ये पवनें पूर्वी ढाल पर उतरती हैं वर्षा करने के बाद, तो इनमें नमी की मात्रा, इनमें जल की मात्रा कम हो जाती है और इस पूर्वी ढाल के ऊपर वर्षा की मात्रा कम रहती है। और वर्षा की मात्रा कम रहेगी उसको हम बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। क्या बोलते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश। कोई भी पर्वत श्रेणी हो, उस पर्वत श्रेणी के एक ढाल पर तो वर्षा ज्यादा होती है और दूसरे ढाल पर वर्षा कम होती है। कम वर्षा होने का जो क्षेत्र है उसे ही वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। क्लियर मेरी बात? आराम से ध्यान से समझ गए आप? तो कई बार सवाल यो भी पूछ लेता है कि पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रेणी है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के पश्चिमी ढाल पर और पूर्वी ढाल की जो वनस्पति है उसके अंदर अंतर मिलता है। तो अंतर का कारण क्या है? तो कारण होता है कि
पूर्वी ढाल के ऊपर वृष्टि छाया प्रदेश बनता है, मतलब पूर्वी ढाल के ऊपर वर्षा की मात्रा कम रहती है और पश्चिमी ढाल पर वर्षा की मात्रा ज्यादा रहती है। इसीलिए यहां तो ज्यादा वर्षा वाले वन मिलेंगे और इधर कम वर्षा वाले वन मिलेंगे। क्लियर मेरी बात? आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको बेटा आपको ऐसे ही बताना है। रीजन बताओ सर प्लीज। तो पवन कुमार बेटा मैंने आपको रीजन अभी एक्सप्लेन किया है और मैं समझता हूं कि आपने इसको अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही सरल तरीके से आपको इसको समझाया गया है, ठीक है। तो बेटा वृष्टि छाया प्रदेश आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। धर्मराज वृष्टि छाया प्रदेश, बहुत बढ़िया बेटा, धन्यवाद आपको, ठीक है। तो बेटा अगले सवाल पर चलते हैं। अब देखो यहां पर क्या होगा कि ये जो पश्चिमी घाट है ना, ये मानसून यहां टकराएगा, इससे टकराएगा तो क्या करेगा? वर्षा करेगा। वर्षा करने के बाद ये पवनें जो है बेटा वो क्या हो जाएंगी? हल्की हो जाएंगी और हल्की होकर इस तरफ उतरती है, इस प्रकार से पूर्वी ढाल पर उतरेंगी। जब उतरेंगी तो इनमें वर्षा जो है, वर्षा क्या करेंगी? ये कम करेंगी। कम वर्षा क्यों करेंगी? क्योंकि ये जो क्षेत्र है ना, इधर ये वाला जो क्षेत्र है, ये किस में आता है? ये वृष्टि छाया प्रदेश में आएगा। किस में आएगा? वृष्टि छाया प्रदेश में आएगा और इसीलिए यहां पर जो वर्षा है वो क्या रहेगी? कम रहेगी। क्लियर हुई मेरी बात? आराम से, ठीक है। थैंक्स सर जी, धन्यवाद, बहुत बढ़िया बेटा। तो पवन कुमार रीजन आपको समझ में आ गया होगा बेटा, मैंने बहुत अच्छे प्रकार से इसको आपको समझा दिया है, ठीक है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं बेटा। अगला सवाल देखो, तो अगला सवाल आपका कि वर्षा ऋतु के दौरान, वर्षा ऋतु के दौरान, वर्षा ऋतु की ये बात कर रहा है, वर्षा ऋतु के दौरान वायुमंडल में, कहां पर? वायुमंडल में सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा, सर्वाधिक आर्द्रता, आर्द्रता समझते हैं? वायु के अंदर उपस्थित नमी की मात्रा, वायु के अंदर उपस्थित नमी की मात्रा जो होती है बेटा उसको आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है। जो स्थान समुद्र के किनारे होते हैं ना, वहां पर वायुमंडल के अंदर आर्द्रता सबसे ज्यादा पाई जाती है। जैसे आपका महाराष्ट्र, जैसे केरल, कर्नाटक, ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ये ऐसे राज्य हैं भारत के जो समुद्र के किनारे हैं और समुद्र के किनारे होने के कारण इन राज्यों के क्लाइमेट के अंदर, वायुमंडल के अंदर नमी जो होती है उसकी मात्रा ज्यादा होती है, जिसको हम आर्द्रता के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आपने आंसर देने शुरू कर दिए। अब सूरज बी बता रहे हैं, बबीता बी बता रही हैं, कमलेश बी बता रहे हैं, सोनू बी बता रही हैं, सुमन, गुड्डू शर्मा, राजस्थानी स्टूडेंट्स, धर्मराज, पवन कुमार, सूरज, मरुद्रा, सुनील, सुमन जाट, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो लगभग विद्यार्थियों ने यहाँ जो आंसर दिया है वो कह रहे हैं सर दोपहर के समय, ठीक है। किस समय बता रहे हैं? दोपहर के समय, ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पर भी आपने थोड़ी सी क्या कर दी? गड़बड़ कर दी, थोड़ी सी गड़बड़ आपसे हो गई, क्योंकि अगर आपने सवाल पहले पढ़ रखा है तभी आप ये गलत कर रहे हो, क्योंकि थोड़ा आपको ध्यान नहीं आ रहा आपने पढ़ क्या रखा है। देखो, अगर आपसे सवाल पूछ रहा है वर्षा ऋतु को लेकर, कौन सी ऋतु को लेकर? वर्षा ऋतु को लेकर। अगर आपसे सवाल पूछा गया है वर्षा ऋतु को लेकर कि वर्षा ऋतु के दौरान वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता यानी नमी किस समय रहेगी, एक बात बताओ, अपने राजस्थान में भारत के अंदर वर्षा कितनी होती है? कितनी ज़्यादा होती है क्या? कम होती है ना, 112 से 120 सेंटीमीटर, ज़्यादा थोड़ी है। औसत वार्षिक वर्षा की अपन यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 112 से 120 सेंटीमीटर भारत की औसत वार्षिक वर्षा है। जरा सा तापमान बढ़ते ही नमी जो है वो खत्म हो जाएगी, होगी नहीं होगी? होगी। तो वर्षा ऋतु के दौरान नमी जरूर रहती है वातावरण के अंदर, वायुमंडल के अंदर, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं रह सकती। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो वायु के अंदर जो नमी होती है वो खत्म हो जाती है। तो वो जो नमी है वो किस समय तक सबसे अच्छी रह सकती है या सर्वाधिक रह सकती है? तो बेटा आपका आंसर होना चाहिए वहां पर प्रातःकाल के समय, ठीक है। प्रातःकाल इस सवाल का आंसर है। प्रातःकाल तक आपके वर्षा ऋतु की मैं बात कर रहा हूं। वर्षा ऋतु के दौरान वायुमंडल में सर्वाधिक यानी मैक्सिमम जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, वो केवल प्रातःकाल के समय तक ही रह सकती है। इसके विपरीत अगर अपन बात करें शीत ऋतु की, किस ऋतु की बात करें? शीत ऋतु। तो बताओ शीत ऋतु में कभी आपको हवाएं गर्म महसूस हुई हैं क्या? हमेशा ठंडी हवाएं महसूस होती है ना, क्यों? क्योंकि वायु के अंदर नमी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। शीत ऋतु के दौरान तापमान कम हो जाता है और तापमान जब कम हो जाता है तो वायु के अंदर जो नमी है वो समाप्त नहीं हो पाती, ठीक है। तो वायु के अंदर नमी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और जब तापमान ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा तापमान कब हो सकता है? तापमान दिन के अंदर तापमान सबसे ज्यादा कब होगा? दोपहर के समय होगा। किस समय होगा? दोपहर 2 बजे के आसपास दिन का जो तापमान है वो अपने चरम सीमा पर होता है, मैक्सिमम रहता है, ठीक है। तो अब बताओ शीत ऋतु के दौरान, पहली बात तो ये कि शीत ऋतु है और शीत ऋतु के दौरान वायुमंडल के अंदर पहले से ही नमी बहुत ज्यादा मात्रा में है
तो उस नमी को खत्म करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है? तापमान की आवश्यकता है। तापमान मैक्सिमम किस कंडीशन में होगा? दोपहर के समय। तो शीत ऋतु के दौरान वायुमंडल में जो सबसे ज्यादा आर्द्रता जो रहती है वो किस समय तक रहती है? दोपहर के समय तक रहती है। ठीक है, तो शीत ऋतु की जब आपसे बात करें, कौन सी ऋतु की बात करें? शीत ऋतु की, तब आपका आंसर होना चाहिए दोपहर। और अगर आपसे वो बात कर रहा है वर्षा ऋतु को लेकर, तब आपका आंसर होना चाहिए प्रातःकाल। तो इस सवाल का जो उत्तर है वो तो ऑप्शन ए है। और अगर आपसे यही सवाल शीत ऋतु के लिए पूछ ले, तब आपको वहां पर जो आंसर देना है वो दोपहर बताना है। ठीक है, समझ गए होंगे मेरी बात आप आराम से। ठीक है विद्यार्थियों, चलते हैं बेटा अगले सवाल के ऊपर। ठीक है, ओके, देखो अगला सवाल है, जब सूर्य दक्षिणायन होता है, बहुत बढ़िया सवाल। जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो भारत में मानसून पवनों की दिशा क्या होती है? बहुत ही अच्छा सवाल। जिस विद्यार्थी ने बहुत ध्यान से जलवायु के टॉपिक को पहले पढ़ रखा है वो ही इसका बेहतरीन आंसर दे सकता है, बाकी जो है सही जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन जिसने पहले से बहुत बढ़िया इसको पढ़ रखा है वो शानदार बता सकता है इसका आंसर, और जिसने पहले से नहीं पढ़ रखा वो सही नहीं बता पाएगा। ठीक है, बताओ, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक जरूर करें, शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर करो यार। मेरे को आपको बार बार करना पड़ता है, हर क्लास रोज मैं आता हूँ। आप रोज एक काम किया करो, आते ही सबसे पहले क्लास शुरू होने से पहले लिंक तो आपके पास आ ही जाता है, आते ही पहले आप उसको शेयर कर दिया करो ताकि मेरे को कहना ही नहीं पड़े, है ना? नहीं पता? ठीक है, यही कंफ्यूजन था। ठीक है, दूर करेंगे कंफ्यूजन। तो ताराचंद जो हैं जुड़े हैं हमारे साथ, और ये आंसर बता रहे हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व। और बाकी जो विद्यार्थी हैं, बंसा मेघवाल सी बता रही हैं, धर्मराज सी बता रहे हैं, संतोष बी बता रही हैं, रास्ता स्टैंड सी बता रहे हैं। ठीक है, गुड्डू सी बता रहे हैं, कविता ए बता रही हैं, बंशा सी बता रही हैं, अंतराम गुज्जर सी बता रहे हैं, प्रियंका बुडानिया सी बता रही हैं, पूनम मीणा, बबीता सैनी, जसवंत, कमलेश सी बता रहे हैं, सुनील सी बता रहे हैं। ठीक है, आपके कमेंट्स मेरे तक पहुंच गए हैं, मैंने पढ़ भी लिए हैं। अब मैं एक काम यहाँ करने वाला हूँ, ध्यान से समझना। मान लो ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है, बिल्कुल वर्त बिल्कुल सही बनता है अपना, है ना? और ये आपकी भूमध्य रेखा है। कौन सी रेखा है ये? भूमध्य रेखा। और अगर आप ऊपर गए यहाँ पर तो ये है आपकी कर्क रेखा, ध्यान से समझना, और ये है आपकी मकर रेखा। मैंने एक बात बोली, सवाल के अंदर एक शब्द आया दक्षिणायन, जो इस शब्द को पकड़ गया ना वो आंसर सही बताएगा, और जिसको ये शब्द पकड़ में नहीं आया वो इसको सही नहीं बता पाएगा। सर हम नहीं भी दिख पाते तो भी लाइक कर देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। सूरज ए बता रहे हैं, पवन कुमार 10 में ए बता रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपके आंसर तो मेरे पास मिल गए, बाकी अब आप देख लेना अपने हिसाब से कि मेरा सही है या गलत। ठीक है, जिसका सही है वही बोलना कि मेरा सही था। देखो बात समझो, दक्षिणायन और उत्तरायण दो शब्द होते हैं, और मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि दक्षिणायन और उत्तरायण क्या होते हैं। जब सूर्य 21 मार्च को भूमध्य रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में जाता है कर्क रेखा की ओर, उस स्थिति को कहते हैं उत्तरायण। ठीक है, और ये जो समय होता है वो ग्रीष्म ऋतु का होता है, क्योंकि यहां आपका भारत है। क्लियर है ना? ये बात तो सब समझते ही हैं। भारत कर्क रेखा के ऊपर ही तो स्थित है, कर्क रेखा के ऊपर। ठीक है, तो 21 जून को सूर्य पहुंच गया कर्क रेखा पर, यानी भारत के अंदर, क्योंकि कर्क रेखा भारत से गुजर रही है। तो 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो भारत में भयंकर गर्मी होती है सबसे ज्यादा, इसीलिए जून जो है वो भारत के अंदर सबसे गर्म महीना होता है। और 21 जून के बाद सूर्य इस कर्क रेखा से, सूर्य जो है वो कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की ओर आ जाता है, और 23 सितंबर को सूर्य जो है वो भूमध्य रेखा पर पहुंच जाता है यहां पर। ठीक है, यहां पहुंच गया। अब जैसे ही सूर्य, ये जो समय है आपके जून से सितंबर के बीच में, ये जो समय होता है वो वर्षा ऋतु का होता है। तो गर्मियों के तुरंत बाद जो ऋतु आती है वो किसकी होती है? ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु। अब सूर्य 23 सितंबर के बाद दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा की ओर बढ़ता है, और 22 दिसंबर को सूर्य
मकर रेखा पर पहुंच जाता है। कितनी तारीख को? 22 दिसंबर। ये जो कंडीशन है ना, जो देखो यहां तो सूर्य भूमध्य रेखा को पार करके कर्क रेखा की ओर बढ़ा, उसको अपने क्या कहा? उत्तरायण। और अब देखो सूर्य भूमध्य रेखा को पार करके दक्षिणी गोलार्ध में जा रहा है। इस कंडीशन को, इस स्थिति को कहते हैं दक्षिणायन। क्या कहते हैं भाई? दक्षिणायन कहते हैं। ठीक है। अब दक्षिणायन जब सूर्य होता है तो भारत के अंदर जो ऋतु होती है, भारत के अंदर जो ऋतु होती है, वो ऋतु कौन सी होती है? उसे अपन कहते हैं शरद ऋतु। कौन सी ऋतु? शरद ऋतु। और शरद ऋतु के अंदर आता है लौटता हुआ मानसून। शरद ऋतु में कौन सा मानसून आता है? लौटता हुआ मानसून। आता है नहीं आता? लौटता हुआ मानसून। अब आप समझ गए हो मेरी बात। लौटता हुआ मानसून कौन सी दिशा से आता है? लौटता हुआ मानसून कौन सी दिशा से आता है? तो भारत के अंदर जब ये लौटता हुआ मानसून चलता है तो इस प्रकार से चलता है, इस प्रकार से तिब्बत के पठार से टकराकर इस प्रकार से आता है लौटता हुआ मानसून भारत के अंदर, जो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करता है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर पहुंचकर चक्रवाती वर्षा करता है। तो वो लौटता हुआ मानसून, मानसून का प्रत्यावर्तन कौन सी दिशा से आता है? कौन सी दिशा से होता है? तो अब आप फिर एक बार इसको देख लो, ऑप्शन यहां पर आपके सामने है, फिर आप सोच समझकर आंसर अभी भी मेरे को बता सकते हैं। अभी भी ए टाइप कर रहे हैं, अभी भी क्या कर रहे हैं? ए टाइप कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा इनके है? अरे यह देखो, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व। उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व का मतलब क्या है? दक्षिण पश्चिम थोड़ी लिखा है वो, ये पूर्व लिखा है मेरे भाइयों। क्या लिखा है? पूर्व लिखा। पूर्व गलत है ना, पश्चिम होगा। क्या होगा? पश्चिम। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, शरद ऋतु। हाँ बिल्कुल, तो सी ऑप्शन आ रहा है ना इसका। अभी भी कई विद्यार्थी ए जो है वो टाइप कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सी कैसे होगा? समझ गई है मेरी बात। लौटता हुआ मानसून बोलते हैं इसको, उत्तरी पूर्वी मानसून बोलते हैं। और ये कब आता है? जब सूर्य क्या होता है? दक्षिणायन होता है, तभी तो होता है ऐसा। ठीक है, समझ गए होंगे मेरी बात। तो यहां आपके सवाल का जो उत्तर है वो क्या होगा? सी होगा। ठीक है, ये आपके सवाल का आंसर है। यहां पर परीक्षा जब होती है ना, एग्जाम जब होती है, तो विद्यार्थी को इसी प्रकार से फंसाया जाता है और आप लोग जो है फंस जाते हैं उस सवाल के अंदर, समझते नहीं है उसको। है मेरा सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। जिसका भी सही था वो धन्यवाद का पात्र है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है वो शेयर जरूर करें भाई। ठीक है, शेयर जरूर करना आपको। ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, जिसका भी सही था धन्यवाद आप सभी को, और जिसका सही नहीं था वो इस बात को आराम से समझ ले। भविष्य में सवाल कैसे भी आए, कितना भी आए, देखो क्या होता है, हम क्या है कि चीज़ों को रटकर पढ़ते हैं। आपको रटकर नहीं पढ़ना है, आपको हर एक बिंदु को समझना है। अगर आपने समझकर उस चीज़ को पढ़ लिया तो फिर चाहे सवाल कैसे ही घुमा फिरा कर आए, आपका आंसर सही जाएगा हमेशा। लेकिन अगर आपने चीज़ों को रटकर पढ़ा है, रटकर आप उस चीज़ को सीख रहे हो, तो वो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ठीक है, हो सकता है आप परीक्षा तक उसको वैसे ही भूल जाओगे। तो अपने को हर बिंदु, भूगोल तो है ही समझने वाला यार। भूगोल ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। लोगों ने इसको इतना मुश्किल बना रखा है, क्या कहूँ बात, लेकिन इतना सरल सब्जेक्ट है। अगर इसको थोड़ा सा विद्यार्थी को समझाकर पढ़ा दिया जाए तो वो लाइफ टाइम उसको भूलेगा नहीं। वापस बताएं सर जी। बेटा शरद ऋतु की बात है। कौन सी ऋतु की बात है? शरद ऋतु। शरद ऋतु में क्या होता है कि भारत में मानसूनी पवनें जो हैं वो तिब्बत के पठार से वापस लौटती हैं। भारत में तिब्बत के पठार से, देखो जैसे ये भारत है, यही भारत के उत्तर में तो होता है, उत्तर पूर्व के अंदर तिब्बत का पठार वही तो है। अब तिब्बत के पठार से ये लौट रही हैं, तो लौट तो कौन सी दिशा से रही हैं? उत्तर पूर्व दिशा से। जा किसकी ओर रही हैं? दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है, इसी लौटते हुए मानसून से आपके तमिलनाडु के अंदर कोरोमंडल तट पर जो लौटता हुआ मानसून है, या इसको हम कहते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून, ये बंगाल खाड़ी में आता है, चक्रवात उत्पन्न करता है, आर्द्रता ग्रहण करता है और उस आर्द्रता या नमी को लेकर पहुंच जाता है भारत के पश्चिमी तट पर और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर भयंकर बारिश करता है। अक्टूबर नवंबर के महीनों में वहां हर साल बाढ़ आ जाती है आपके चेन्नई के अंदर, इसी लौटते हुए मानसून से। मेरा भी सही है सुनील सैनी, बहुत बढ़िया बेटा। पूर्वी साइड में तमिलनाडु में ही तो होती है। हाँ बिल्कुल, तमिलनाडु में ही होती है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, समझ गए होंगे। राजेंद्र आप कह रहे थे सर दोबारा बताओ, तो बेटा मैंने दोबारा बता दिया है एक बार। ठीक है,
ठीक है, तो देखो आज के अपने ये जो 10 सवाल हैं वो अपन ने जलवायु के को लेकर, टॉपिक को लेकर फिर से अपन ने डिस्कस किए। ज्योग्राफी में पढ़कर रखी है क्या सर जी? हाँ हाँ हाँ, बस ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, पीएचडी है नेट जेआरएफ, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। बैंकिंग वाला टॉपिक कब बताएंगे सर जी? जल्दी बताएंगे। आप उसका प्रचार तो करते हो नहीं, क्या बताऊँ आपको। मैंने तो सोचा था कि रीड के अंदर जो बैंकिंग वाले टॉपिक है, इकोनॉमिक्स बहुत शानदार अपनी, तो पढ़ोगे ना तो मैं बताऊंगा कि क्या बात है सर, फैन हो जाओगा अपना, है ठीक है। बैंकिंग में आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे, आरबीआई और बैंक, दो टॉपिक है ना आपके। एक तो आरबीआई टॉपिक है उसके अंदर और एक है बैंक। आरबीआई के कार्य और आरबीआई की उसमें व्याख्या है। बैंक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं, सार्वजनिक क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर, विदेशी बैंक, सारे ये सारे उसके अंतर्गत आते हैं। तो इसको आप जरूर आपके सामने रखेंगे। एक हफ्ते पहले आपको बताऊंगा कि आरबीआई का टॉपिक कब पढ़ाएंगे, तब तक आप एक हफ्ते तक लगातार उसको स्क्रीनशॉट पे लगाना और स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर लगाना, फेसबुक डेली उसको शेयर करना, ठीक है। तो फिर अपने को वो टॉपिक पढ़ने में बहुत आनंद आने वाला है, ठीक है। ठीक है, तो बेटा आज का ये हमारा अंतिम सवाल था और कल हम फिर 6 बजे वापस मिलेंगे। जो नए सवाल हैं जलवायु के जो बच गए 10 सवाल और हैं। अगर 10 सवाल आपने और पढ़ लिए जलवायु के इस टॉपिक के, तो लगभग हर सवाल आपकी नज़रों के सामने होगा। परीक्षा में इससे बाहर कोई सवाल आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप इनको ध्यान से समझ के पढ़ना। पीडीएफ सर भेज देना, बिल्कुल भेज देंगे। पीडीएफ आपके पास आप तक पहुंच जाएगी सभी विद्यार्थियों के पास, जो भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जुड़ा हुआ है उनके पास जो है पीडीएफ पहुंच जाएगी। सर रोज करते हैं, ठीक है, धन्यवाद। हाँ, फेल तो होने नहीं देंगे ना, फेल नहीं होने देंगे, घबराओ मत, ठीक है, फेल नहीं होने देंगे। आप तो लगातार जो है जुड़े रहें और अच्छे से अध्ययन करें, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, ठीक है। तो नमस्कार, कल फिर मिलते हैं अपन 6 से 7 बजे का अपना जो सेशन है उसके अंदर। और आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बढ़िया से बढ़िया अध्ययन करें, ठीक है, नमस्कार।